नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज सम्मान अध्ययन का पहला मॉडल पेपर। और इसमें आपको पता होगा कि सम्मान अध्ययन वाले पोर्शन से 30 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। टोटल 100 जो है प्रश्नों का पेपर यह होता है, जिसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्नों को, जो कि घटना चक्र के 2 सीरीज का ये पहला मॉडल पेपर है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल यह कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। अतरंजी खेड़ा देखा जाए तो यह पुरातात्विक स्थल जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में यह स्थित है। तो पहले का बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। तो दूसरे का सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए कुल कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना जो वेद है वह है ऋग्वेद, और सबसे जो अंतिम यानी कि नया वेद है वह अथर्ववेद। तो अथर्ववेद पूछा था किससे संबंधित है, तो यह जादू टोना से संबंधित है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, जिसमें गायत्री मंत्र का जो है वर्णन है। और टोटल पुराणों की संख्या पूछा है कितने पुराण है टोटल, तो 18 पुराण है। और सबसे पुराना पुराण जो है वो आपका मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु पुराण भी उसी का एक भाग है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है सबसे पुराना यानी कि सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वह हो जाएगा मत्स्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद है वह आपका अथर्ववेद। यहाँ पे दूसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं सी विकल्प यहाँ सही होगा, सारनाथ। सारनाथ का एक और पुराना नाम है इसका ऋषि पत्तन। तो ऑप्शन में या तो सारनाथ दिया रहेगा या ऋषि पत्तन। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गौतम बुद्ध द्वारा पहला उपदेश जो दिया गया था सारनाथ में दिया गया था, और यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया आपका कि गौतम बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था क्या कहलाता है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहाँ दिया गया था, सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषि पत्तन। ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को बोधगया में हुई थी। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और उनका मृत्यु जो हुआ था कुशीनगर में हुआ था, और ये 483 ईसा पूर्व में उनका मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु उनका कहा जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु को कहा जाता है। और जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो पहला उपदेश उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे तीसरे का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, तो बादशाही मस्जिद का निर्माण मुग़ल शासक औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान है, उसके बाद दिया गया 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल सम्राट कौन थे। तो 1857 के का विद्रोह जब हुआ था उस समय मुग़ल जो सम्राट थे वह थे बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा जाता था। और 1857 के विद्रोह के दौरान यह मुग़ल सम्राट थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प सही हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
में जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष इनको चुना गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और इसके जो संस्थापक थे ये वो ह्यूम थे। और पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो वह बने थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो भारतीय जब पूछा जाएगा तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। सरोजनी नायडू ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्ष चुनी गई थी। और प्रथम महिला पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तब हो जाएंगे श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कोलकाता अधिवेशन में ये अध्यक्ष जो है चुनी गई थी। तो पहला महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो श्रीमती एनी बेसेंट। और पहले भारतीय जो महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तब वहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से वह जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो पहला दिया गया चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद है बंगाल विभाजन, फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। आपको पता होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले होगा बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 2-1-3, तो 2-1-3 आप देख सकते हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्न में से कौन थे? तो वह थे NG रंगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव जो चुने गए थे वह थे NG रंगा। और अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये उन्होंने 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता यानी कि महात्मा गांधी, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। यह बोला गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछा गया है किस देश के साथ? तो बांग्लादेश सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा साझा होता है वो 4096 किलोमीटर के करीब जो है सीमा साझा होता है, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम सीमा जो साझा करता है भारत वो अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ करीब 106 किलोमीटर जो है सीमा साझा होता है अफ़गानिस्तान के साथ। और चीन के साथ देखा जाए तो भारत जो है सीमा जो साझा करता है वो है 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ सीमा होता साझा भारत का। और नेपाल के साथ देखा जाए तो नेपाल के साथ सीमा जो साझा होता है वह होता है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ भारत सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ जो है ये 33-23 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत पाकिस्तान के साथ। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है भारत की वह बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। और सबसे कम याद रखिएगा वो अफ़गानिस्तान के साथ लगी हुई है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा यह स्थित है?
तो नाथुला दर्रा आपको पता होगा भारत के सिक्किम राज्य में है ये। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में ही है। और भारत के किस राज्य में है पूछा जाए तो सिक्किम में है नाथुला दर्रा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो एक तरफ आपका दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ स्थान दिया गया है। गिर कहाँ पे है, तो गिर आपका गुजरात में है, ना कि राजस्थान में। तो ये आपका गलत है, आपसे सही पूछा गया, ध्यान दीजिएगा कि युग्म सही कौन सा है। रणथंभौर महाराष्ट्र दिया गया, ये भी आपका गलत है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया मणिपुर, ये आपका बिल्कुल सही है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में है, जो कि केबुल लामजाओ जो है झील पर जो है ये आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। साइलेंट वैली कर्नाटक दिया गया है, गलत हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल राज्य में है, ना कि कर्नाटक में। तो केवल आपसे सही युग्म वाला पूछा गया था, तो सी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से यानी कि बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं सूर्य के बाद जो ग्रह सबसे नज़दीक है वह है बुध है, बुध के बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण, वरुण। तो ऑप्शन में यदि देखा जाए यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये आपका आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं, ये चारों ग्रह जो है आपका आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह में देखा जाए, आंतरिक और बाह्य ग्रह भी पूछा जाता है आपसे, तो बाह्य ग्रह में देखा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद शनि है, अरुण है, वरुण, ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो कि ये सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सही हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो ये आपका हिंद महासागर में है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर स्थित एक जो है कटक का नाम है, तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का जो सह अस्तित्व है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और भारत पूछा जाए जो है कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाया है यहाँ पे। अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। तो है माधवीपुरी बुच, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसे हिंदी में कहा जाता है सेबी को, तो उनके अध्यक्ष हैं ये। अगला क्वेश्चन है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था। तो उद्योग देखा जाए तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपका विकसित हुआ था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए तो 1956 से लेकर के 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और यह किस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह योजना आधारित थी। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना का जो मूलभूत उद्देश्य था वह देश में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करना था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सुदृढ़ आधार और सर्वांगीण जो है विकास किया जा सके। तो सर्वाधिक पूछा गया यहाँ पे उद्योग जो है किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता होगा हरित क्रांति का जनक यहाँ भारत में नहीं पूछा गया है, पूरे विश्व लेवल में पूछा गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, वैश्विक स्तर पर यहाँ पे पूछा गया है, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और वहीं पे यदि पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो वह डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन,
एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे वैश्विक स्तर पे पूछा गया है, ऑप्शन में भी नहीं है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, तो डी ऑप्शन आप सही करके आएंगे, नॉर्मन बोरलॉग। यदि वहीं पे भारत दे दिया जाए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन सही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और यह जो है आपका 1 जुलाई 1955 से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से अब जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी पूछा गया अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। वहीं पे दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी पूछा गया इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और पूछा है किस अनुच्छेद के बीच है मौलिक अधिकारों का वर्णन, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और ये पूछा था मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। और भाग 3 में इसका वर्णन है। कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में। पहले कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे, जो कि 7वां जो मौलिक अधिकार था वह था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक विधिक अधिकार के तहत आर्टिकल 300 में रखा गया है। तो अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो 6 मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो वह अनुच्छेद 44, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में देखा जाए तो भाग 4 जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है इसमें भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है, जिसमें अनुच्छेद 44 वो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का से यह संबंधित है। और इसी में है आर्टिकल 40 जो कि हमेशा पूछा था, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 40 है। ये भी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद में देखा जाए तो अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और वित्त आयोग एक जो है अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनता है। अब तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 15 वित्त आयोग का गठन अब तक हो चुका है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वह एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह। अगला क्वेश्चन है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भाग 9 जोड़ा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। और भाग 9 ये आपका किससे संबंधित है, तो पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 आपका पंचायत से यह संबंधित है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखते हैं कि पारसेक, पारसेक यह किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है पारसेक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पारसेक लंबाई या दूरी मापन की जो है बड़ी इकाई है, जो कि यह अंतरिक्ष दूरियों के मापन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीधी सड़क पर कार की गति, यह किस गति का उदाहरण है? तो रेखीय गति का उदाहरण है। पूछा गया है सीधी, यहाँ पे याद रखिएगा, सीधी सड़क पर किसी कार या किसी वाहन की गति एक रेखीय गति का उदाहरण है, और रेखीय गति में कोई पिंड एक सीधी रेखा में गति करता है। तो यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिकों में आपका न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या होगी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही, तो सर्वग्राही कहा जाता है ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। और जो है सर्वदाता कहा जाता है ओ पॉजिटिव को। सर्वदाता जो है आपका ओ पॉजिटिव वाले व्यक्ति जो है सर्वदाता होते हैं, और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट एग्जाम के लिए जीएस का पहला मॉडल पेपर, जो कि आपका घटना चक्र 2 सीरीज का ये पहला मॉडल पेपर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।